हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जो है आप लोग इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी क्लास पढ़ाए हुए थे, कर, अप्रत्यक्ष कर, योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में जो समझाए थे, उनसे जो है आज विस्तृत क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आ जाइए, सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ आप लोगों को बताए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहला था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा था साम्यवादी अर्थव्यवस्था। जब दोनों मिल जाएगा तो तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, उसमें सभी प्रकार के कारखाने जो होते हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। ठीक है। प्राइवेट आदमी जो होते हैं उनके हाथ में होते हैं। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सभी जितने भी उद्योग है, खदान है, सभी के सभी जो है सरकार के हाथ में रहती है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मतलब प्राइवेट हाथ में नहीं जाता है। और जब दोनों प्रकार की व्यवस्था एक जगह मौजूद हो तो उनको मिश्रित बोलते हैं। अर्थात कुछ खदानें केंद्र सरकार के हाथ में या राज्य सरकार के हाथ में और कुछ प्राइवेट आदमी के हाथ में। ठीक है। तो आपको ए नंबर ऑप्शन पढ़िए, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का अस्तित्व। ठीक है, सह अस्तित्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। हम थ्योरी क्लास में बता दिए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो इसका आंसर बताइए। तो आप लोग बहुत ही प्यारा कमेंट आना चाहिए सभी का आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंदर जितने भी गैस लाइन है, बिजली है, लौह इस्पात वगैरह है, सबको शामिल किया जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी के सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंध है। मतलब तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। परिवहन एक प्रकार का सेवा है कि नहीं है? व्यापार है कि नहीं है? डाक सेवा है कि नहीं है? तो क्या आ जाएगा? ये सभी के सभी आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र जो है, आप लोगों को कई बार हम बोल चुके हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चल गया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं या कहे जाते हैं? तो तृतीय क्षेत्र है ना, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। सी कहाँ गायब हो गया? ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही पता लगाया था राष्ट्रीय आय का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कोई आदमी थोड़े करेगा, उनका एक शाखा बना दिया गया जिसके द्वारा ये काम कार्य देखा जाता है। तो उस शाखा का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया। बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी गठन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? बताइए। केंद्रीय है ना, केंद्रीय बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगी सुनने में। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष जो है वो है 2011-12 जनगणना जो हुई थी। ठीक है। उसके बाद तो अभी तक आई नहीं है। फिर जब जनगणना होगी 2021 में ही होने का था, लेकिन कोरोना के काल से ये 2022 तक लग रहा है कि चला जाएगा। वैसे देखिए कब तक आ जाता है। चलिए अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो वैज्ञानिक गणना है, वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा जो गणना किया गया, उसका श्रेय किसे जाता है? बताइए। प्रोफेसर VKRV राव। ठीक है। तो इनको ही श्रेय जाता है वैज्ञानिक गणना का। चलिए अगला लीजिए, इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 क्या है?
बता सकते हैं? इंडिया विजन 2020 जो है, ये योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से जो है तैयार किया गया एक योजना पत्र बोल सकते हैं, दृष्टि पत्र बोल सकते हैं, ठीक ना। एक प्लान बनाया गया है जिसमें जो है विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचा माना जाएगा? अच्छा ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों के आदमियों को कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन? बता सकते हैं? अगर उससे जितना चाहिए उससे अगर कम हुआ तो वो किस में आ जाएंगे? गरीबी रेखा के से नीचे आ जाएंगे। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा से नीचा रखा जाता है? इसका भी आंसर आपको बताना होगा। यहाँ पर शहरी क्षेत्र बोला गया है, ठीक है। याद रखिएगा एक बात को कि शहरी क्षेत्र में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से कम कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा चाहिए। इसका भी ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबी का आकलन करने के लिए कौन सा आधार बनाया गया है जिससे मापा जा सके कि ये गरीब है या गरीबी रेखा से ऊपर है? बताइए। ये जो है आधार बनाया गया किसको? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक पर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। भारत में जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार का बेरोजगारी है? बता सकते हैं? संरचनात्मक है, ठीक ना, संरचनात्मक। यहाँ पर जो है भारत में गरीबी का जो है बहुत सारा, गरीबी और बेरोजगारी का बहुत सारे कारण है, जिसमें जो है कई प्रकार की, पहला तो है कि शिक्षा का अनुभव, ठीक है, शिक्षा का अभाव। दूसरा है कि उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है जिसके कारण बेरोजगारी को दूर किया जा सके। बहुत सारे पॉइंट्स है, आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो संरचनात्मक है। चलिए अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारों का मुख्य स्वरूप है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? बता सकते हैं? चलिए बताइए। तो होमवर्क आप लोगों को देते जा रहे हैं, है ना, ताकि आप लोग जो है, और जो लोग टेलीग्राम में आंसर देते हैं तो बाबू अच्छा, लेकिन आप वीडियो के कमेंट में दीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी जो नहीं जानते होंगे वो आपके कमेंट को देख करके उनको उनका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो के कमेंट में आंसर बताइए। और मैं सोच रहा हूँ कि जब तक कि फॉर्म नहीं आ जाता तब तक क्लास को बंद कर दे, क्योंकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में। तो क्या ये सही है बंद करना या गलत है? आप लोग बताइए कमेंट में, क्या बंद कर देना चाहिए क्लास को पूर्णतः? टेस्ट आप लोग का होते रहेगा, नोट्स आप लोग को मिलते रहेगा। क्लास के बारे में बताइएगा ज़रूर कमेंट में, क्लास को बंद कर दिया जाए या चालू रखा जाए फॉर्म आने तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि अभी फॉर्म आ नहीं रहा तो अभी पढ़ना लिखना है नहीं। तो बताइएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम है एक जिसमें क्या होता है कुछ लोग जानते होंगे, जिसमें जो है गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं उनको सरकार के द्वारा बहुत ही कम मूल्य पर चावल गेहूँ दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ दिए जाते हैं, लेकिन डीलर जो होते हैं वो आधा चीज़ वही चट कर जाते हैं, सबसे बड़े गरीब वही होते हैं, है ना। तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बता चुके हैं, गरीबों में जो सबसे गरीब होगा उनकी सहायता करना। देखिए राशन कार्ड तो चलाया गया है सभी गरीब के लिए, जिसको जो है कम पैसा मिलेगा, लेकिन अंत्योदय जो है उसमें से भी जो गरीबी रेखा से नीचे है उसमें से भी नीचे को चुना गया, जिसको बहुत ही कम मूल्य पर अनाज मिलती है, ठीक है, बहुत ही कम मूल्य पर 2 रुपया
kg या कुछ इससे भी कम मिल रहा होगा, पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई बता सकते हैं आप लोग? 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहल पर चलाया गया था, बहुत ही अच्छा योजना था, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? सामुदायिक विकास से कार्यक्रम कब आरंभ हुआ बता सकते हैं? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? बताइए बताइए। जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को फटाफट आंसर बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? हमने नोट्स में लिखवाया था आप लोगों को कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो कृषि को मेन माना गया था, क्योंकि उस समय जो है हमारे पास अनाज नहीं थे, जिसके कारण जो है भुखमरी और बहुत सारे गरीबी के उत्पन्न हो गए थे समस्या, कि भोजन नहीं मिल पा रहा था, 2-2 3-3 दिन तक जो भोजन नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मौत भी हो जाती थी भोजन की वजह से, ठीक है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा और उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल भी किया बहुत हद तक। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बताइएगा आंसर आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ये भी बता दिए थे ना, पीसी महलनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, और प्रथम किसके था? हेरोड मॉडल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग पर बल दिया गया था, ठीक है, उद्योग पर, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बता सकते हैं। इस्पात कारखाना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो उद्योग को बढ़ावा देना था, उसी के तहत स्थापित की गई। बताइए जिनको पता है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इन तीनों जगह पर जो है इस्पात का कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है बता सकते हैं आप लोग? बताइए बताइए बताइए। एक पंचवर्षीय योजना ही चला था योजना अवकाश के नाम से, ठीक है। योजना अवकाश के नाम से जो है एक पंचवर्षीय योजना ही चलाया गया था। ये योजना चला कब था? 1966 से 1969, ठीक है। चलिए, और ये कैमी योजना थी? ये कैमी योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 1966 में जो है 3 वार्षिक योजना बनाए गए थे। 3 वार्षिक योजना, ठीक है। वार्षिक योजना स्टार्ट हो गया था तो उसमें 3 वार्षिक योजना बनाया गया था। देख सकते हैं कि 1966 से 1969, और इसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? किस योजना के तहत जो है, किस योजना काल के तहत जो है भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था बता सकते हैं क्या? इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये होमवर्क हम तभी दे रहे हैं जबकि थ्योरी में ये चीज़ हम बता चुके हैं, है ना, या नोट्स हम पेड क्लास में दे चुके हैं। नोट्स में भी होगा और क्लास जो लिए थ्योरी का उसमें भी है,
तो प्लीज़ आप लोगों को जिनको लगता है कि ये चीज़ हमने नहीं जानता है, तो प्लीज़ आप लोग इनका थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा, इकोनॉमिक्स वाला ज़रूर देखिएगा, उनमें बताए हुए हैं हम सब कुछ। उसके बाद ही यहाँ पर होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अगला लीजिए। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? बोकारो में आप लोग सुने होंगे कि इस्पात का बहुत बड़ा कारखाना है, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है उसकी स्थापना हुई या स्थापित की गई, बता सकते हैं? चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए अब जनगणना से रिलेटेड आ गया, जनगणना तो आप लोगों को बताया नहीं है, चलिए जनगणना भी बता देते हैं इस क्वेश्चंस को करते हुए। तो देखिए सबसे पहले यूपी आता है, ठीक, यूपी के बाद महाराष्ट्र आता और फिर बिहार आता है जनसंख्या में। एक नंबर पे यूपी, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। तो यहाँ पर पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2000 जनगणना के अनुसार हम लोग जान लेते हैं कौन राज्य बड़ा है, किसमें छोटा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जो है, यहाँ पर ये जो जनसंख्या ये करोड़ में दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं घटते क्रम में दिया गया है, अर्थात एक नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या में एक नंबर पर कौन है? यूपी, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य देख सकते हैं, सबसे कम जनसंख्या गोवा की है, कितनी है? यहाँ पर लाख में है, 14.5 लाख। उसके बाद जो है नागालैंड, बिहार में तो यहाँ पर डाटा 2011 के अनुसार 10 करोड़ दिखाया गया है ना, 10 करोड़ 40 लाख, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 12 करोड़ से ऊपर होगा, ठीक ना, 12 करोड़ से ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो समझ है नहीं, हम दो हमारे दो के जगह पे हम दो हमारे होने दो, जितने हो रहे होने दो, है ना। ये दिमाग में नहीं लाना है कि संसाधन की कमी हमें ही होगी, इसीलिए आप लोग जागरूक हो रहे हैं, आप लोग समाज को जागरूक कीजिए, ताकि जो है संसाधन सीमित है, जनसंख्या बढ़ने से संसाधन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो रही है संसाधन में, ठीक है। तो जितने सीमित लोग रहेंगे उतने ही संसाधन का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला देख लिए थे, सबसे कम कहाँ है? गोवा है, उसके बाद नागालैंड और मणिपुर, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, सबसे जो वृद्धि वाला राज्य है वो है मेघालय, फिर है अरुणाचल प्रदेश और तब है बिहार, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा? नागालैंड है, जहाँ पर माइनस में है। उसके बाद केरल और फिर गोवा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है लिंगानुपात, लिंग के अनुसार पुरुष और महिला में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि महिला से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। महिलाओं की संख्या ही दर्शाई जाती है, 1000 पुरुष फिक्स रहता है, ठीक, 1000 पुरुष फिक्स रहता है, उस पर महिला की ही संख्या दिखाई जाती है। जैसे केरल है, केरल में 10 से 24, यानी कि 1000 पुरुष पर 10 से 24 महिलाएं हैं, मतलब 24 एक्स्ट्रा है वहाँ पर महिलाएं। तो आप लोग देखे होंगे कि केरल से रेप की कांड जो है बहुत कम आ रही है। देखिए जब कोई चीज़ कमी होती है ना, तभी उस पर आदमी टूट पड़ता है। जब उसकी गैस सिलेंडर, अभी जो है ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी है, इसीलिए लूटपाट भी हो जा रही है, मतलब मिल नहीं रही है, सबको किल्लत है। और यही जब पहले था, इतनी आवश्यकता नहीं थी, तो क्या ऑक्सीजन के बारे में आप लोग कभी सुने थे? नहीं सुने थे। तो जहाँ पर कमी होती है वहीं पर ज़्यादा जो है मार पड़ती है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि केरल में शिक्षा इतनी है ना कि वहाँ पर शिक्षा दर देखिएगा सबसे अधिक है। तो सभी लोग शिक्षित है, जागरूक है, तो किसी बाहियत किसी के माइंड में नहीं आता है ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद लिंगानुपात है तमिलनाडु में, 1000 पे जो है 996 महिला, मतलब 4 ही कम है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर केवल 7, 1000 में केवल 7 महिलाएं कम है 1000 पुरुष पर, ठीक है। अब आते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य पर। न्यूनतम लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो आप लोग देख रहे हैं हरियाणा में सबसे कम है, 1000 पुरुष पर केवल 879 महिला है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद जो है आते हैं अब पढ़े लिखे बात पर, पढ़ने लिखने वाली बात पर। तो आप लोग पहले ही समझ गए होंगे कि अपना बिहार कहाँ है। सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य केरल, अभी आप लोगों को हमने बताया, वहाँ पर देख सकते हैं 94%। अगर 2021 या 22 में डाटा आएगा तो यहाँ पर देखिएगा कम से कम ये चला जाएगा 98 प्लस पे रहेगा। ठीक है, 98 प्लस पे रहेगा। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में कितना 91.3%। गोवा में 88.7%। न्यूनतम साक्षरता वाला में सबसे पहले जो कुछ नहीं देखना है, सिर्फ बिहार में टिक मारना है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर सबसे 1 नंबर में बिहार टॉप किया हुआ है भैया। मूर्खों में टॉप किया हुआ है कौन? बिहार। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जीनियस नहीं, लेकिन साक्षरता दर के हिसाब से जो है यहाँ पर क्या बोला जाएगा, सबसे अधिक मूर्ख बिहार में रहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। चलिए इतना डाटा आपके दिमाग में बन गया, छप गया ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिला तो हमने आपको बताया ही नहीं। चलिए जिला का जो है क्वेश्चंस में ही कवर कर लेते, जिला वगैरह है ना। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थाने। ठीक है, थाने है कहाँ? महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया है, बता सकते हैं? चौथी के। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभी चल रहा है ना, जिसमें आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाली, खुद से कमाइए खुद से खाइए, ऐसी वाली आत्मनिर्भरता नहीं थी वहाँ पर। जो एक लक्ष्य रखा गया था, जो भारत में कमी थी, उसको पूर्ति करने के लिए भी जो है आत्मनिर्भरता का शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चौथी। ठीक है, चौथी में आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है, बता सकते हैं आप लोग क्या? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से फॉर्म भरवाना, उसके जो जिस प्रकार की उन्हें शिक्षा मिली, जितनी तक पढ़ाई है उसके अनुरूप उन्हें काम दिए जाने का एक प्रोसेस चालू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सी है? प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बारे में आप लोगों से हमने बात की थी पिछले क्लास में। आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, सभी के सभी आते हैं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है, यानी कि टैक्स जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क लगाया जाता है, जो इस देश से उस देश व्यापार होती है, तो सीमा जो पार होती है तो वहाँ टैक्स देना होता है। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर आपको हमने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगाते हैं। और नगर निगम जो होते हैं उनको भी आदेश मिला हुआ है, जो नगर के क्षेत्र में जो आते हैं जो काम वो। लेकिन आप लोगों से जब एग्जाम में पूछा जाए तो ये दोनों ही मारना है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी हमने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष कर जो है कौन कौन से हैं। आपको उत्पादन शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया और तट कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, सभी के सभी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, वेट किस प्रकार का कर है? वेट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। आप कोई भी सामान लेते होंगे तो वहाँ पर वैट लिखा होता होगा उस पर, पैकेट पर देखिएगा। ठीक है, वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वेट कब से लागू हुआ? बता सकते हैं आप लोग? भारत में वेट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की संस्तुति पर भारत में वेट लागू किया गया? भारत में जो वेट लागू किया गया, एक समिति बनती थी जिसके सुझाव के बाद जो है पहले कोई भी कानून पास होता था। अभी भी कानून पास होने के लिए समिति होती, भले ही अब जो है सरकार के कुछ चुनिंदा समिति होते हैं, लेकिन एक समिति होती है। तो उस समय जो है LK झा समिति थी जिन्होंने वेट का कानून दिया था या वेट का सुझाव दिया था कि इनको लगाया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? बता सकते हैं आप लोग? चलिए बता दीजिएगा तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बता सकते हैं? बताइए। ये है नहीं थे, ठीक है, है नहीं थे। बताइए कौन है या थे? ठीक है, हम थे को हटा देते हैं, आप बताइएगा। ठीक ना, है या थे, है या थे, और कौन थे वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला कोई भी कानून बनता है ना, तो राज्य से स्टार्ट होता है, राज्य उसको पालन करवाता है पहले, क्योंकि केंद्र नहीं जनता से पालन करवा सकता है। केंद्र जो है वो राज्य को कानून देगा कि हाँ ये कानून जो है केंद्र के द्वारा सहमति से बनाया गया है, सभी जनता से आप पालन करवाइए, तो फिर राज्य सरकार उसको करवाती है। तो ऐसे में कौन राज्य पहले करवाया गया? बता सकते हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया फर्स्ट, सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। सीमित लोगों को पहले जो है, पहले तो भुखमरी थी, पैसा थी कहाँ से, कुछ लोगों के लिए जो था, सीमित लोगों के लिए था। अभी का बैंक क्या है? सबके लिए है। जनधन खाता में आप देख रहे होंगे कि कितने भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो उनका भी अकाउंट रहता है, उनका भी लेन देन होता है जितना ही हो। ठीक है, तो पहले जो था भारतीय द्वारा सीमित जो बैंक थी वो कौन से थे? बता सकते हैं? अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक क्या था? पूर्णतः भारतीय, पूर्णतः भारतीय। ठीक है, PNB। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देखने को मिल जाएगा, लाइक किए रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो कितनी है वो आप लोग बताइएगा, क्योंकि हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे बैंक को, 2 बैंक को तोड़ करके एक बैंक बना दिया गया है, तो काउंटिंग जो है अब एक की ही होगी, है ना, इस हिसाब से बनाइएगा। और ऑप्शन अगर ना रहे तो खुद से ऑप्शन बना के दीजिएगा, अगर इस ऑप्शन से ना मिले तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है, करेंसी नोट प्रेस जो है वो कहाँ कहाँ अवस्थित है, और इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो आपको बताना है। ठीक, चलिए होमवर्क, आज की क्लास में सिर्फ होमवर्क ही होमवर्क मिलने वाली, क्योंकि थ्योरी तो हम करवा चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो 1 जुलाई 1955 को किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, इसीलिए भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना LIC, ठीक है, LIC को बोला जाता है
भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको आपके प्रिय मोदी जी ने बेच दिए। चलिए इसका बताइए, LIC की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? इनमें से कौन सा एक संस्था है जो शेयर बाजार को नियंत्रण में रखती है? तो रिजर्व बैंक जो है भारत के जितने भी करेंसी होते हैं या भारत के जितने भी पैसे की लेन देन होती है उन सब की देखरेख करती है। सेबी जो है, ठीक है, सेबी वो शेयर बाजार का देखरेख करती है, नियंत्रण करती है। इसके हिसाब से ही सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। मुंबई में जो एक्सचेंज स्टॉक है उनका सूचकांक यानी कि डिनोट जिससे किया जाता है, सूचित जिससे किया जाता है, वो क्या है? आप लोग सुनते होंगे सक्सेस आज इतना पे पहुंच के बंद हुआ, आज शेयर बाजार में सक्सेस इतना पे, निफ्टी इतना पे। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? सक्सेस है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बता सकते हैं आप लोग? लखनऊ में है। ठीक है, लगभग जितनी क्वेश्चंस बन सकती थी आप लोगों को दे दिए हैं। एक्स्ट्रा भी जो है आप लोगों को PDF के तौर पर पेड ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को करते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।